दोस्तों आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ी एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से अपने गाँव में हैं और गाँव में भी पूरे एकांत में हैं। दरवाज़ा बंद कर रखा है, दरवाज़े के साथ-साथ मोबाइल फ़ोन भी बंद कर रखा है, किसी का फ़ोन नहीं ले रहे, चाहे दिल्ली से कोई फ़ोन आए, चाहे मुंबई से फ़ोन आए। आप कह सकते हैं कि एकांतवास में चले गए हैं शिंदे और कुछ लोग कह रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, उनका ये कहना है कि साहब मोदी और शाह से थोड़ा-थोड़ा नाराज़ हैं, जब से मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर राजनीति के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और तस्वीरें और इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही है कि सिर्फ मुंह खोलते ही मोदी जी जेल चले जाएंगे, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र का चुनाव जीतना इतना भारी पड़ गया मोदी जी को, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र के अंदर से, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी बीजेपी के लिए या फिर मोदी जी के लिए एक ऐसी हड्डी बन चुके हैं दोस्तों, जिसको ना तो निगला जा सकता और ना ही थूका जा सकता। जी हाँ, ऐसे सीक्रेट्स एकनाथ शिंदे की टेबल पर रखे हुए हैं, पूरी तरह से नतमस्तक पूरी गुजरात लॉबी पड़ी है। दोस्तों हमारे साथ दीपक शर्मा जी मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ी एकनाथ शिंदे पिछले 2 दिन से अपने गांव में हैं और गांव में भी पूरे एकांत में। दरवाज़ा बंद कर रखा है, दरवाजे के साथ-साथ मोबाइल फ़ोन भी बंद कर रखा है, किसी का फ़ोन नहीं ले रहे, चाहे दिल्ली से कोई फ़ोन आए, चाहे मुंबई से फ़ोन आए। आप कह सकते हैं कि एकांतवास में चले गए हैं शिंदे और कुछ लोग कह रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, उनका ये कहना है कि साहब मोदी और शाह से थोड़ा-थोड़ा नाराज़ हैं। जब से मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है अमित शाह ने, तब से वो नाराज़ चल रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिंदे दरअसल कोप भवन में शिंदे हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि शिंदे भले ही कोप भवन में हों, लेकिन मोदी शाह के लिए आफत बन गए हैं और अगर मैं कहूं मोदी शाह के लिए गले की हड्डी बन गए एकनाथ, गले की हड्डी बन गए शिंदे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि एकनाथ शिंदे गले की हड्डी क्यों बन गए या मुसीबत क्यों बन गए मोदी और शाह के लिए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन मुसीबत भी है वो मोदी शाह की। अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। कारण कई हैं, लेकिन 3 मेन रीज़न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कारण ये है कि शिंदे साहब के पास 7 सांसद हैं और ये सातों सांसद मोदी को सपोर्ट करते हैं लोकसभा में। आज की तारीख में भी मोदी अल्पमत में है लोकसभा में। उन्हें नीतीश और नायडू का समर्थन प्राप्त है, यानी बैसाखियों पर मोदी जी हैं और छोटी सी बैसाखी नीतीश और नायडू की तरह तो नहीं, लेकिन छोटी सी बैसाखी शिंदे की भी है, जिस पर मोदी जी टिके हुए। और अगर ये 7 लोकसभा में थोड़े से भी पीछे हटे, यानी शिंदे ने कोई पैतरा लिया, तो दिक्कत हो सकती है मोदी जी। और अगर शिंदे के साथ नीतीश कुमार भी कोई गेम कर गए, तो ये सरकार भी जा सकती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। लोकसभा का जो संख्या बल है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो एक तो 7 सांसद हैं। दूसरा पॉइंट ये है, कई ऐसे सीक्रेट हैं। देखिए महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, सबसे अमीर राज्य का, हाई जीडीपी राज्य का, जहाँ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और खासकर जिस तर्ज पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, वो चाहे धारावी का हो या बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, लाखों करोड़ रुपए के, उसमें कहीं ना कहीं फाइलें शिंदे की मेज से ही गुजरी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो कई शिंदे की मेज से ही, समझिए, गुजरात लॉबी के शिंदे के पास। ऐसा नहीं है कि शिंदे के हाथ में है, एकनाथ शिंदे के अमित शाह की टेबल पे रखी है, शिंदे की टेबल पर भी शाह की फाइल है। और आप सोच सकते हैं कि अगर शिंदे चाह गए, जो आदमी उद्धव ठाकरे के साथ हिसाब किताब कर सकता है, वो अमित शाह के साथ भी किसी मोड़ पर कर सकता है। अगर शिंदे ने मुंह खोला तो दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी गुजरात पर, दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर मुंह खोला, अगर एक भी मुसीबत में पड़ जाएगी पूरी गुजरात लॉबी, दिल्ली दरबार एक भी भेद खुल गया तो। दोस्तों सवाल यह है कि कोप भवन से जब भी शिंदे बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या। अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते भाई, और सही बात भी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते शिंदे तो क्या कर सकते हैं। अगला कदम शिंदे का क्या होगा, और ये देश की राजनीति में ये जो अगला कदम शिंदे रखेंगे
इसके मायने होंगे। इसीलिए आज इस सवाल की तह में मैं जाना चाहता हूँ कि शिंदे क्या वाकई गले की हड्डी मोदी और शाह के लिए बन गए? एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। सुधीर सूर्यवंशी जी हैं, मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं और मंत्रालय को समझते हैं, और 2 दिन पहले ही शिंदे के लोगों से उनकी बातचीत भी हुई थी। हमारे साथ प्रकाश पोरे हैं। जब शिंदे साहब ऑटो चलाते थे तब से वो जानते हैं। शिंदे के उत्थान को देखा है, शिंदे की यात्रा को देखा है प्रकाश पोरे साहब ने। उनसे भी मैं बात करूंगा कि शिंदे दरअसल हैं क्या, उनके दांव पेच क्या है, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा भी होंगे कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या शिंदे दिल्ली के लिए भी एक बड़ा फैक्टर है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन तीनों के पास चलते हैं। इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। सिर्फ फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री, सवाल दोस्तों ये नहीं है कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने चुनाव की आप कह सकते चुनाव का संग्राम जीत लिया। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि शिंदे आगे क्या करने जा रहे हैं। बिग न्यूज़ आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे का रणनीति क्या है कि एकनाथ शिंदे ये वो एक्सपर्ट है दोस्तों में थे और आज जो सारी तह तक पहुंचते हैं, सब कुछ बताते हैं। घिरे हुए थे और आज अकेले कोप भवन में। आखिर वजह क्या है कोप भवन जाने की? क्या चाहते हैं शिंदे जो नहीं मिल रहा है? देखो दीपक जी, 2-3 बड़ी चीजें महाराष्ट्र में हुई है, तो उसके वजह से एकनाथ शिंदे जो सीएम थे, सीएम से डायरेक्ट कोप भवन यानी कि अपने गांव दरेगांव जो सातारा में है, जो सह्याद्री जो पहाड़ है उसके नजदीकी है, तो वहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता ऐसी जगह पे। ओहो, मतलब परफेक्ट कोप भवन है, ना मोबाइल का नेटवर्क है ना कोई कनेक्शन है। बिल्कुल। तो बताइए इस तरह से बिल्कुल कि उनकी तबीयत सही में खराब हुई है। डॉक्टर की कुछ टीम भी वहां पे गई है उनको चेक करने के लिए। तो शिंदे जी का बीमारी मुझे लग रहा है बढ़ रही है। उनका टेम्परेचर कितना पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर तो बिल्कुल बढ़ा रही है, बात बिल्कुल सही है। तो 2 दिन पहले जैसे अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, ये स्टोरी मैंने हमारे न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ब्रेक भी की। तो उसके बाद में 3 चीजें उसमें उभर के आई। पहला उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मिला है वो उनकी वजह से मिला है, उनके काम की वजह से मिला है, जैसे लाडली बहना हो, मराठा रिजर्वेशन हो, ओबीसी के लिए काम हो। तो ये मैंडेट मेरे लिए, ये फडणवीस के लिए नहीं है और बीजेपी के लिए नहीं, तो मुझे सीएम बनाओ, ये पहले। फिर उनको नहीं कहा कि हम सीएम बना नहीं सकते, हमारा नंबर ज्यादा है इस बार, और स्टेट असेंबली का स्पीकर पोस्ट दीजिए। वो भी चीज देने के लिए थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। तो उसके बाद में शिंदे ने कहा कि ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो सरकार में रहने का फायदा क्या है, सरकार किस लिए रहे? तो आपको लगता था आप सरकार बना लीजिए, मैं बाहर से समर्थन दे दूंगा हिंदुत्व के लिए। हमको देखो गवर्नमेंट में 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक है फाइनेंस और दूसरा है होम। अभी अजीत पवार 40 विधायक वाली पार्टी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी। बीजेपी का जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस नाम कर रहा है वो होम लेंगे। तो तीसरा पोर्टफोलियो ऐसा कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं जो सीएम डीसीएम के स्टेचर का है। अभी शिंदे के 57 एमएलए होने के बावजूद उनको कोई स्टेचर का पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि शिंदे ऑन द वे आउट, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल डिमिनिशिंग का हो, कि जो पॉलिटिकल जैसे हम यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का हो, कि उसी तरह से शिंदे का होने वाला है। और वही देखते हुए मुझे लगता है कि उनकी बीमारी बढ़ गई और गाँव चले गए। ओके, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि भाई कहीं ना कहीं शिंदे के अरमान ज़्यादा थे, हसरतें ज़्यादा थी, लेकिन पर कतर दिए हैं अमित शाह ने। उसकी वजह यह है कि शिंदे हैसियत से ज़्यादा मांग रहे थे। या तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, या वो चाहते हैं कि स्पीकर भी उनका हो और उनको पुलिस मिल जाए, यानी गृह मंत्रालय मिल जाए, पूरी पुलिस उनके हाथ में हो। ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। अमित शाह जैसा एक हार्ड बार्गेनर उनको कुछ नहीं देगा। और एक तरह से सुधीर सूर्यवंशी का कहना है, उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल इनिंग्स जो उनकी राजनीतिक पारी है उस पर एक सवालिया निशान लगा दिया है मोदी शाह ने, क्योंकि यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। मैं जरा प्रकाश जी के पास चलता हूँ। प्रकाश जी, आपने तो भाई शिंदे का सफर, जब वो ऑटो चलाते और वो मुख्यमंत्री बने, ये सारा सफर आपने देखा है। मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ प्रकाश जी आपसे कि क्या शिंदे पर एतबार नहीं किया अमित शाह ने? क्या शिंदे एतबार के लायक नहीं है? प्रकाश जी।
देखिए राजनीति ये के सवाल भी अंदर बहुत बड़ा अभी क्या एतबार मुझे के लायक बताइए नहीं है, दीपक भाई, अभी इसलिए ये उनको बातें सीएम नहीं करके बनाया कोई जा रहा फायदा है। नहीं है कि विश्वास के लायक नहीं है, नीतिमत्ता नहीं है वगैरह, ये तो सारी बातें अब गंगा को मिल गई है, अभी कोई गंगा में विषय बह नहीं रहा। गई। गंगा में बह गई, अभी कौन सी डेमोक्रेसी भी बह गई है। उसके बाद में ये जो नीतिमत्ता है, या जो आप बोलेंगे कि कोई क्या बोलते हैं उसको, तत्व या प्रिंसिपल, ये कहाँ है? ये इसका कोई सवाल नहीं। अभी तो सिर्फ सत्ता में बैठना है। क्यों बैठना है? तो देश का भला करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए, राज्य का भला करने के लिए। ये थोड़ी विषय रहा है। ये तो हमने इसके ऊपर बातें करना, यानी अभी ये मैं समझता हूँ कि ये एकदम बेकार बात है। अभी तो सिर्फ इतना ही देखना है कि मलाईदार खाते तुमको क्यों चाहिए भाई? तुमको अगर काम ही, जिस आदमी को काम करना है, सबसे ज्यादा किसान मर रहा है, तो हर एक ने तो ये बोलना चाहिए कि नहीं किसान मर रहा है तो मुझे कृषि का खाता चाहिए। लेकिन सबको मालूम है कि कृषि के खाते को पैसे नहीं है, तो वो कोई लेगा नहीं। वो चलिए, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं प्रकाश जी कि भाई एतबार की बात छोड़िए, उसूलों की बात छोड़िए, ये सब छोड़िए, सब कुछ गंगा में बह गया। मुझे ये बताइए भाई, कुछ भी कहिए, उस आदमी के 50 से ज्यादा विधायक हैं। वो आदमी मुख्यमंत्री था, 50 से ज्यादा, 57 विधायक योजना ने जो है वो मोदी और शाह की जो है सरकार बना दी, और वो भी बम्पर सरकार बनाई, बम्पर मेजोरिटी के साथ। क्या शिंदे गले की हड्डी बन गए हैं अमित शाह के लिए? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। निगलते बनता है ना उगलते बनता है। क्या गले की हड्डी बन गया ये आदमी? और अगर बन गया है तो आखिर वजह क्या है? शिंदे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, भले वो कोप भवन में? दीपक भाई सीधा है ना इशू। अभी कैसा है कि ये जो भी महाराष्ट्र का ईवीएम का गेम हुआ, तो ये अकेले आदमी ने तो किया नहीं ना, ये तीनों ने मिला के खिचड़ी पकाई है, तो राजदार हो गए ना। शिंदे जो है राजदार है, वो तो बीजेपी उनको कोई हालत, राजदार है ना। अगर उन्होंने मुंह खोला, शिंदे ने मुंह खोला या अजित पवार ने मुंह खोला, क्या होगा? मुंह खोला क्या होगा? क्या सिर्फ स्टेट में सरकार गिरेंगी? क्या नहीं, ये तो चुनाव भी हो गए और उसका असर जो है केंद्र में भी होगा। तो ये कैसा है कि अभी ये हो नहीं सकता। गले की हड्डी बोलो आप, या फिर राजदार बोलो, या फिर अभी क्या बोलते हैं उसको, बार्गेनर बोलो, कुछ भी बोलो, तो इसीलिए हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात में कैसा है कि ये भी हो सकता है ना कि शिंदे के कितने हैं, शिंदे के आ गए हैं कुल मिला के 52, अजीत के। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मोदी जी जेल जाएंगे, वो किस आधार पर बोला? हालांकि इस खबर के अंदर यह बात कही गई है कि एकनाथ शिंदे के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, सिर्फ स्टेट के अंदर सरकार नहीं गिरेगी, यानी कि सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि ईवीएम का जो खेला हुआ है उसके बारे में कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे को भी पता है। और ऐसा नहीं है कि अमित शाह के पास एकनाथ शिंदे के सारे रिकॉर्ड हैं, बल्कि गुजरात लॉबी के, बीजेपी के, मोदी जी के सारे रिकॉर्ड्स एकनाथ शिंदे के पास है। महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से ईवीएम से खेला हुआ, अगर एकनाथ शिंदे ने मुंह खोला दोस्तों, तो महाराष्ट्र के अंदर तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन केंद्र पर भी इसका असर पड़ेगा। और कुछ ऐसे घोटाले भी खुलकर सामने आ सकते हैं जिसके आधार पर कुछ लोगों का यह कहना है कि मोदी जी को भी जेल हो सकती है। तो ये तस्वीरें दोस्तों क्लियर हो रही है। शुरू में ही मैंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बीजेपी को बहुत भारी पड़ गया। जी हाँ, बहुत भारी पड़ गया, शायद सोचा भी नहीं था। और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के आंकड़े दिए उस हिसाब से तो और ज्यादा भारी पड़ गया। एक तरफ एकनाथ शिंदे पूरी तरह से दबाव बना रहे, दूसरी ओर इंडिया अलायंस की तरफ से उनके सामने बहुत बड़ा ऑफर डाल दिया गया कि 2.5 साल तक आप लोग सीएम बनो दोस्तों, शरद पवार को और एकनाथ शिंदे को। तो पूरी तरह से गुजरात लॉबी यहां पर बीच में फंसी हुई है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।